मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय भयावहोन का सिद्धांत या स्ट्रैटेजी। मित्रों, ये सत्य है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भयावहोन का स्वरूप आया वो जो है नाभिकीय भयावहोन के नाम से जाना जाता है, जिसमें महाशक्तियों में शीत युद्ध काल में युद्ध इसलिए नहीं हुए कि दोनों के अंदर परस्पर विनाश का डर बना रहा। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भयावहोन का जो आधुनिक स्वरूप सामने आया वो था नाभिकीय भयावहोन, और इसी स्ट्रैटेजी के कारण महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध काल में कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ। प्रतिस्पर्धा चलती रही, लेकिन परस्पर विनाश का भय ही था कि दोनों प्रत्यक्ष युद्ध से भी बचते रहे। कहने का मतलब कंपटीशन बराबर चलता रहा, तैयारियां चलती रही, परमाणु अस्त्रों का विकास होता रहा, संख्यात्मक दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से, हर प्रकार से, हथियारों के दृष्टि से एक दूसरे को मद्देनजर रखते हुए बर्बादी के साधन तो इकट्ठा करते रहे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि एक दूसरे पर या कोई आक्रमण कर दे। ठीक है, चलिए, नाभिकीय भयावहोन की स्ट्रैटेजी एक राजनीतिक स्ट्रैटेजी है जिसके माध्यम से युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाता है और वास्तव में किया भी गया। और नाभिकीय भयावहोन की स्ट्रैटेजी का विकास अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के दौरान कई चरणों में हुआ। मित्रों, ये सत्य है, हम सब लोग जानते हैं कि 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ और अंतिम समय में सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम बनाया। सब लोग परिचित हैं। तो चलिए देखिए, जो शुरुआत करते हैं हम लोग, जो पहला जो चरण प्रारंभ हुआ उसे हम लोग कहते हैं निवारण की स्ट्रैटेजी, अर्थात परमाणु बम सबसे पहले अमेरिका ने बनाया। अब देखते हैं उसकी नीति क्या रही। पहला है निवारण की स्ट्रैटेजी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी। अब देखिए, 1945 से 1949 तक अमेरिका का परमाणु हथियारों पर एकाधिकार बना रहा। कहने का मतलब 1949 तक किसी के पास परमाणु हथियार था तो था केवल अमेरिका। और इस समय तक, अर्थात 1945 से 49 तक, अमेरिका युद्ध को रोकने के लिए या अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए किसी भी राष्ट्र को धमकी दे सकता था परमाणु हथियारों के प्रयोग करने की। ठीक, उसके बाद दूसरी जो स्ट्रैटेजी प्रारंभ होती है वो होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्री इम्पटिव स्ट्रैटेजी। क्योंकि 1949 तक तो एकाधिकार बना रहा, लेकिन 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियार बना लिया। ठीक, 1949 में सोवियत संघ द्वारा भी परमाणु हथियार निर्मित कर लिया गया। अब अमेरिका की निवारण की स्ट्रैटेजी तो फेल हो गई। कहने का मतलब अब डायरेक्ट अमेरिका सबको धमकी तो नहीं दे सकता था, धमकी केवल उन्हें ही दे सकता था जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। हालांकि ये प्रक्रिया आज भी जारी है, लेकिन जब सोवियत संघ ने बना लिया तो उसका एकाधिकार समाप्त हो गया, अर्थात अब दूसरी महाशक्ति ने भी बना लिया। अब अमेरिका ने क्या नीति बनाई, क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि वास्तविक संग्राम शुरू होने से पहले ही यदि सोवियत संघ की ओर से युद्ध का कोई संकेत मिलता है तो अमेरिका इसके विरुद्ध परमाणु हमला कर देगा। अर्थात अगर जैसे ही सोवियत संघ के मनोभावों को पढ़कर ही वो परमाणु हमला कर देगा, ऐसा जो है अमेरिका ने स्ट्रैटेजी बनाई, जिसे कहा जाता है पूर्व प्रतिक्रियात्मक। अर्थात क्रिया की शुरुआत हो इसके पहले ही प्रतिक्रिया अमेरिका शुरू कर दे, केवल मनोभाव को जानते हुए या उसके संकेतों को जानते हुए। तीसरा है सामूहिक प्रतिकार या भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी, जिसे हम लोग कहते हैं मैसिव रिटेलिएशन। मित्रों, यही जो है आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यही आप लोगों के सिलेबस में है। सामूहिक प्रतिकार या जिसे हम लोग भारी प्रतिकार कहते हैं, अंग्रेजी में मैसिव रिटेलिएशन बोला जाता है, इसे हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, ये सत्य है कि परमाणु अस्त्र दोनों के पास हो गया है, दोनों महाशक्तियों के पास हो गया 1949 में। ठीक, 45 में अमेरिका ने बनाया, एकाधिकार बना रहा। 49 में सोवियत संघ ने बनाया, एकाधिकार उसका समाप्त हो गया। अब परमाणु अस्त्र दो महाशक्तियों अर्थात दोनों महाशक्तियों के बीच के पास हो गए। चलिए, तो जो ये भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी या सामूहिक प्रतिकार या मैसिव रिटेलिएशन कहते हैं, इसके प्रतिपादक थे अमेरिकी विदेश सचिव जॉन फास्टर डलेस। वैसे भी इन्हें माना जाता है शीत युद्ध को तेज करने वाले यही हैं। ये शुरुआत इन्होंने 12 जनवरी 1954 में इस सिद्धांत के
का प्रतिपादन किया था, अर्थात उन्होंने जो अपना विचार दिया 12 जनवरी 1954 को। अब यहाँ देखते हैं क्या है। 1954 में अमेरिका ने अपने परमाणु स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया। 1954 और 56 का दशक आते आते सोवियत संघ नाभिकीय हथियारों में अमेरिका से आगे हो गया। मित्रों, ऐसा हुआ था चूंकि 45 में अमेरिका ने बना लिया था, अब 45 के 4 वर्ष बाद सोवियत संघ ने बनाया, तो सोवियत संघ के दिमाग में यह बात रही होगी कि इन 4 वर्षों में अमेरिका ने बहुत सारे परमाणु अस्त्रों का निर्माण कर लिया होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए सोवियत संघ परमाणु हथियारों के निर्माण में बहुत तेजी लाई, अर्थात इतना तेजी लाई कि 54 और 56 के बीच में उसके पास इतने परमाणु बम हो गए कि अमेरिका को उसने पीछे ठेल दिया। ठीक, अब अमेरिका ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई? अमेरिका ने स्ट्रैटेजी बनाई कि यदि सोवियत संघ युद्ध की पहल करता है तो अमेरिका उसके विरुद्ध संपूर्ण परमाणु युद्ध छेड़ देगा। अर्थात अगर सोवियत संघ जो है कोई छोटी भी छिटपुट की कार्रवाई अगर अमेरिका के विरुद्ध करता है तो सोवियत संघ अगर अमेरिका के विरुद्ध कोई छोटी भी कार्रवाई करता है तो अमेरिका जो है सीधे संपूर्ण परमाणु युद्ध छेड़ देगा, अर्थात सीधे परमाणु हमला ही करेगा। लेकिन सोवियत संघ के पास दूरी तक मार करने वाले बमवर्षक नहीं थे, इसलिए अमेरिका के नगर रूस के परमाणु अस्त्रों से सुरक्षित थे। ठीक, अगस्त 1953 में सोवियत संघ ने भी हाइड्रोजन बम का निर्माण कर लिया था। मित्रों, ये बात सत्य है। 45 में अमेरिका, अरे बार खुला रह गए, 45 में अमेरिका ने परमाणु बम बनाया और 52 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम भी बनाया। उसी तरह 49 में सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाया और 53 में सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम का भी निर्माण कर लिया। लगभग बराबर स्तर रहा, दोनों के बीच बराबर की मार चल रही है। अब देख सकते हैं आप, सोवियत संघ के पास दूरी तक मार करने वाले बमवर्षक नहीं थे, अर्थात सोवियत संघ अपने स्थान से आक्रमण करके डायरेक्ट अमेरिकी नगरों पर बमबारी नहीं कर सकता था, इसीलिए अमेरिका के नगर रूस के परमाणु अस्त्रों से सुरक्षित थे। चाहकर भी सोवियत संघ अमेरिका पर आक्रमण नहीं कर सकता था। ठीक, अब देख सकते हैं सोवियत संघ ने दूर तक मार करने वाली हवाई सेना का निर्माण एवं यूरोपीय में स्थिर थल सेनाओं को परमाणु अस्त्रों से लैस करने का भी कार्यक्रम बना लिया। अभी तक अमेरिका, चूंकि 49 में जैसे ही सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाया, वैसे ही जो है अमेरिका ने नाटो संगठन का निर्माण कर लिया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो के रूप में, जो अमेरिका का एक सैनिक संगठन था, उसका निर्माण अमेरिका ने किया। अब चूंकि नाटो के देश, अधिकांश देश तो यहाँ के थे, क्या बोलते हैं, यूरोप के, पूर्वी यूरोप के। अब यूरोप में उसके अड्डे भी थे, तो वहाँ से सोवियत संघ पर अटैक को कर सकता था, जबकि अमेरिकी महाद्वीप में सोवियत संघ का कोई अड्डा नहीं था, ना ही वहाँ कोई कैंडिडेट ऐसा था जो सोवियत संघ के वार्सा पैक्ट में का सदस्य हो। इसलिए अमेरिका और ये वार्सा पैक्ट या सोवियत गुट के जो भी सदस्य देश थे वे सभी पूर्वी यूरोप के ही देश थे, तो यहाँ से मारक क्षमता इनकी कम थी। अमेरिका के नगर जो है सुरक्षित थे। ठीक है, चलिए 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक प्रथम, एक उपग्रह है स्पुतनिक प्रथम को छोड़कर प्रक्षेपास्त्रों की दौड़ में अमेरिका से आगे हो गया, अर्थात बड़ी भारी राकेट से ही छोड़ा गया। राकेट के बाद उसने प्रक्षेपास्त्र या मिसाइलों की भी खोज कर ली। अब इसके पश्चात सोवियत संघ अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्रों के विकास करने में विकास लग गया और उसके पास अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें भी हो गई। ठीक है, और इसकी मार में के दायरे में अमेरिका के संपूर्ण प्रतिष्ठान आ गए। अमेरिका की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि अब सोवियत संघ के पास भी जब लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र हो गए तो अमेरिकी नगर जो है सोवियत मार से सुरक्षित नहीं रहे। अब क्या हुआ? अब अमेरिका की मैसिव रिटेलिएशन या भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी लड़खड़ाने लगी और अंत में ध्वस्त होगी। कहने का मतलब, जब सोवियत संघ के क्षेत्र नगर अमेरिकी मार के क्षेत्र में थे तो स्थिति उसकी बनी रही।
सोवियत संघ पीछे रहा। लेकिन जब वही स्थिति, वही टेक्निक, वही क्षमता सोवियत संघ ने प्राप्त कर ली तो इसकी भारी प्रतिकार की स्ट्रैटेजी समाप्त हो गई और 1959 और 60 तक सामूहिक प्रतिकार की यह नीति स्ट्रैटेजी की मार्गदर्शक बनी रही, अर्थात कोई विशेष परिवर्तन इस दौरान नहीं हुआ। अगला नंबर है क्रमिक प्रतिरोध या नम्य प्रत्युत्तर की स्ट्रैटेजी। इसे फ्लेक्सिबल रिस्पांस भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक थे जॉन एफ कैनेडी। 1950 में इन्होंने प्रतिपादन किया। 50 के दशक की समाप्ति तक प्रतिपादन नहीं किया, 1950 के दशक की समाप्ति तक सोवियत संघ रॉकेट और मिसाइलों का अधिक विकास कर लिया, अर्थात अब उसके पास परमाणु अस्त्रों को फेंकने के वाहन भी मौजूद हो गए, ले आने और ले जाने वाले प्रक्षेपास्त्र भी हो गए। और 60 का दशक आते आते वह परंपरागत और नाभिकीय हथियारों में अमेरिका से आगे हो गया। अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने परंपरागत हथियार, आप लोग जानते होंगे मित्रों, परंपरागत छोटे हथियार होते हैं जो सबके पास हो, अर्थात जो परंपरा में जो चल रहे, जैसे कहते हैं परंपरा रीत रिवाज, अर्थात तोप, टैंक, मिसाइलें, राइफल्स, ये सभी राष्ट्रों के पास हैं। तो जो छोटे अस्त्र हैं उनको हम लोग कहते हैं परंपरागत, और जो कुछ राष्ट्रों के पास हो उसे हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत। इसलिए नाभिकीय अर्थात एटॉमिक, बायोलॉजिकल और केमिकल, अर्थात नाभिकीय, रासायनिक और जैविक, ये सभी हथियार आते हैं गैर परंपरागत में। ठीक, चलिए अब अमेरिका की स्थिति क्या थी? अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने परंपरागत और नाभिकीय हथियारों में समन्वय स्थापित करके सोवियत संघ का क्रमिक प्रतिरोध करने की स्ट्रैटेजी बनाई, अर्थात क्रम से एक एक स्तर पे वो पछाड़ने का जो प्रोग्राम बनाया, एक एक स्तर से, पहले परंपरागत में, फिर नाभिकीय हथियारों में, मतलब क्रम से एक प्रकार से प्रतिरोध उसने करने की नीति बनाई। और 1970 के दशक आते आते दोनों देशों के हथियारों के बीच समतुल्यता स्थापित हो गई, अर्थात दोनों के हथियार लगभग बराबर हो गए, परमाणु हथियार भी और परंपरागत हथियार भी। अब दोनों राष्ट्रों को विश्वास हो गया कि यदि युद्ध होता है तो दोनों का विनाश निश्चित है, और इसी को परस्पर विनाश का भय कहा गया, जिसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड कहा गया। मैड का वैसे भी शाब्दिक अर्थ होता है पागल। अगर कोई ये जाने कि इनको मारने के बाद हमारी भी मौत निश्चित है तो कोई पागल ही होगा जो मारेगा दूसरे को। तो कहने का मतलब वही है, दोनों महाशक्तियों की स्थिति हो गई कि अगर एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, अगर एक किसी पर भी आक्रमण किया तो दूसरा भी उसी तरह का आक्रमण किया, अर्थात छोटा सा भी आक्रमण परमाणु युद्ध में तब्दील हो जाएगा। और परमाणु युद्ध में तब्दील होने के बाद दोनों महाशक्तियों का बचना असंभव था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे, क्योंकि दोनों के हथियारों और उनके स्तर के बीच जो स्थापित हो गई थी वो थी समतुल्यता, अर्थात बराबर हो गए थे। ठीक, और यहीं पर दोनों को इस बात, ये जो है दोनों के अंदर परस्पर विनाश का भय कार्य करने लगा, एक प्रकार से भयादोहन हम लोग कह सकते हैं। चलिए, और विनाश के भय ने दोनों के बीच आतंक का संतुलन स्थापित कर दिया। इससे परमाणु प्रतिरोधकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। आतंक के संतुलन पर ओपेनहाइम ने कहा कि दोनों महाशक्तियों की स्थिति एक बोतल में बंद दो जहरीले बिच्छुओं के समान हो गई जो एक दूसरे को काट नहीं सकते थे। मित्रों, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप जो है अगर एक सांप को देखते हैं तो उसे मल्ल युद्ध करने की क्षमता कोई नहीं रखता, अर्थात क्योंकि इसमें इस बात का डर रहता है, हम बहुत करें सांप को मार डालेंगे हाथों से तोड़ मरोड़ कर, लेकिन इस बात का भी डर हमें रहेगा कि सांप को तो हम मार देंगे लेकिन हम भी नहीं बचेंगे। यही वजह है कि एक सांप को देखते ही मनुष्य दूर भागता है और सांप भी अपने मौत के डर से दूर भागता है। वही कंडीशन हो गई कि जैसे दो जहरीले बिच्छुओं को एक बोतल में बंद कर दिया जाए तो दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकती, इसलिए कि उनको लगता है कि एक दूसरे को अगर काटेंगे तो मौत दोनों की निश्चित है। तो वही कंडीशन हो गई महाशक्तियों की, अगर एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं तो दोनों का विनाश निश्चित था, अर्थात ना तो किसी की विजय होगी ना पराजय होगा, बल्कि दोनों का महाविनाश होगा। ठीक, अगला नंबर है प्रतिबल एवं प्रतिनगर स्ट्रैटेजी। देखते हैं ये क्या चीज है। परमाणु प्रतिरोधकता को गतिशील बनाए रखने के लिए जनरल आंद्रे ब्यूफ्रे
ने प्रतिबल एवं प्रतिनगर स्ट्रैटेजी का विकास किया, जिसमें ऐसी परमाणु क्षमता का विकास करना था जिसके बल पर प्रथम प्रहार से ही शत्रु के संपूर्ण परमाणु हथियारों को नष्ट किया जा सके, जिसे प्रतिबल स्ट्रैटेजी कहते हैं। अर्थात ऐसी आक्रमण, अर्थात इतनी तेज आक्रमण किया जाए, इतनी तेज आक्रमण करने की नीति बनाई, अर्थात शत्रु के संपूर्ण जो है परमाणु अड्डों का पता लगाना और एक ही प्रहार में ऐसा प्रहार किया जाए कि संपूर्ण परमाणु अड्डे नष्ट हो जाएं, ताकि उसके पास द्वितीय प्रहारक क्षमता ना बचे कि वो दोबारा जो है आक्रमण कर सके। हालांकि ये तो असंभव ही है, बहुत संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल आंद्रे ब्यूफ्रे ने प्रतिबल एवं प्रतिनगर स्ट्रैटेजी का विकास किया कि एक ही प्रहार में शत्रु के संपूर्ण परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाए। यह है प्रतिबल। अगला है ऐसी परमाणु क्षमता का विकास करना जिसके माध्यम से जनसंख्या के बड़े केंद्रों का विनाश किया जा सके। इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से सोवियत संघ ने अमेरिकी जनता को बंधक बनाकर अमेरिका को धमकाने की कोशिश की है, जिसे प्रतिनगर स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, और उपरोक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट है कि भयादोहन की स्ट्रैटेजी में सबसे महत्वपूर्ण होती है द्वितीय प्रहारक क्षमता या पलटवार करने की क्षमता। मित्रों, ये सत्य है कि अगर एक बार के परमाणु अस्त्र से अगर द्वितीय प्रहारक क्षमता समाप्त हो जाए तो सीधी सी बात है उस राष्ट्र को सफलता मिल सकती है जिसने पहला प्रहार करके उसको संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया हो। लेकिन ये बात ये भी सत्य है, अगर उसके अंदर थोड़ा भी नष्ट हुआ तो उसके पास से जो पलटवार करने की जो क्षमता आएगी, जिसे हम लोग द्वितीय प्रहारक क्षमता कहते हैं, और भी भयानक होगी। अगर यूँ मानते हैं कि अगर सोवियत संघ ने एक परमाणु बम अगर अमेरिका पर फेंका तो अमेरिका बदले में एक नहीं बल्कि एक साथ में 1000 परमाणु बम फेंकेगा, ताकि सोवियत संघ का पूर्ण विनाश हो जाए और उसके पास कोई भी अलग से प्रहारक क्षमता ना बचे। ये भी हो सकता है। ठीक मित्रों, उम्मीद करते हैं चैप्टर आपके समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर समझाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें आपको जो कुछ भी पढ़ना है वो है आपका सिर्फ यही क्या बोलते हैं सामूहिक प्रतिकार की स्ट्रैटेजी या मैसिव रिटेलिएशन, जिसके महासचिव जिसके प्रतिपादक थे अमेरिकी विदेश सचिव जॉन फास्टर डलेफ, जिसे मैसिव रिटेलिएशन कहा जाता है, 12 जनवरी 1954 में। इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।